बहनें थीं। दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, पर दोनों में बहुत जमती भी थी। अनाथ होने के कारण दोनों गरीबी में जी रही थीं और घर चलाने के लिए प्रधान के घर पर काम किया करती थीं। आज दोनों घर पर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। मुझे अब और काम नहीं करना प्रधान के घर, टीना। भले ही उसके यहाँ काम कर रहे हैं, पर अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं। जब भी उससे पैसे मांगो तो वो इनकार कर देता है। गुस्सा क्यों होती हो बहन? आज जाके मैं उनसे बात करती हूँ कि वो हमें पैसे दे दें। आप मन की बहुत कोमल हो दीदी। तुम भी जानती हो कि गांव में कई वर्षों से महामारी फैली हुई है और दवाई सिर्फ प्रधान जी के पास मिलती है, तो हमें भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए ना। अब 5 मिनट ही बड़ी है मुझसे, इसीलिए आपकी बात मान लेती हूँ। अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं अब भी उससे पैसे निकलवा लाती। हाँ, ये तो है। प्रधान अपने घर में एक रसायन तैयार कर रहा था। आज फिर इन्हें अनाज पर छिड़क दूंगा और गांव वालों को दे दूंगा, और फिर जब वो बीमार हो जाएंगे तो उनसे दवाइयों के बदले अपने पास काम कराऊंगा। ये गांव वाले सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं और ये महामारी मैं कभी जाने नहीं दूंगा। रसायन तैयार हो चुका था और प्रधान खेतों की तरफ इसे छिड़कने निकल जाता है। असल में गांव की महामारी का कारण प्रधान ही था। जिस तरह से वो खेतों में अभी इस रसायन को छिड़क रहा है, बिल्कुल उसी तरह पिछले 2 सालों से प्रधान के इस छिड़काव ने पूरे गांव को महामारी से ग्रसित कर दिया था, और फिर दवाइयों के बदले वो गांव वालों से उनके खेत ले लेता था। कभी भी ये गांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बढ़ूंगा तो सिर्फ मैं। प्रधान वहाँ से घर चला गया और अगले दिन टीना और रीना सुबह सुबह उसके घर काम करने आ गईं। काम खत्म करते ही वो दोनों प्रधान के पास गईं पैसों की बात करने। प्रधान जी, वो पैसों को लेके जरा चर्चा करनी थी। टीना, मैंने कहा था ना कि पैसे मैं इस महीने नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे गांव के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करनी है। मैं सारे पैसे अगले महीने दे दूंगा। और हमें जो पैसों की जरूरत है उसका क्या? तो क्या तुम गांव से बढ़कर हो क्या? बेकार के तर्क मत दीजिए प्रधान जी। गांव से बड़े नहीं हैं, पर गांव का हिस्सा जरूर हैं। और हम दोनों को खाने का अभाव हो जाएगा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब तक मैं प्यार से बातें कर रहा था, पर अब सुनो, मैं तुम्हें तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जब तक गांव वालों के लिए मैं दवाइयाँ न बना लूं। प्रधान जी, आप बस हमें इस महीने के पैसे दे दीजिए। हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं प्रधान जी। ठीक है टीना, तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना भी किसे है? प्रधान टीना के हाथों में पैसे दे देता है और दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। टीना बहुत चिंता में थी। अपनी बहन के चेहरे पर चिंता देखकर रीना ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो दीदी? तुम अभी समझ नहीं पा रही हो रीना। अगर कभी हमें दिक्कत हुई तो दवाई तक नहीं मिलेगी, और काम न होने के कारण पैसों का अभाव पहले से ज्यादा है। तो हम कहीं और काम कर लेंगे ना। कहीं और? गांव में अधिकतर व्यापार प्रधान जी के हाथों में ही है, और हमारा बैर भी उनसे ही हुआ है। और कोई ऐसा भी नहीं है गांव में जिनके घर पर हमें काम मिल सके। हाँ दीदी, सब के सब इस रोग से ग्रसित रहते हैं और प्रधान जी के आभार से दबे हुए रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने गलत किया है, पर अब हमें आगे क्या करना है ये तो सोचना होगा ना। रीना ये बात सुनकर दुखी हो गई कि उसके हट के कारण दोनों बहनों को अब कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दोनों बहनों का पैसा पूरी तरह से समाप्त हो गया। घर में राशन अब तिल मात्र भी नहीं बचा। आखिरी भोजन बचा था जो रीना ने टीना को लेकर परोसा। तुमने खाना खा लिया? मैंने तो पहले ही खा लिया दीदी, जब आप काम ढूंढने के लिए निकली थी। अच्छा, अब आप इसे खा लीजिए। और मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसीलिए कम ही बचा है दीदी। अरे पगली, तू और खा लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब कल से हमें क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। हाँ दीदी, राशन तो पूरी तरह से खत्म हो गया है।
तभी घर के बाहर एक भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा जी। कल्याण वस्तु, कुछ भिक्षा हो तो दे दो बिटिया। बाबा, भिक्षा तो तनिक भी नहीं है घर में। थोड़ा खाना बचा था, वो मैंने दीदी को परोस दिया। क्षमा कीजिएगा बाबा। ऐसा क्यों कहती हो रीना? कोई ब्राह्मण या भिक्षुक आए तो हमें उसे इस तरह नहीं लौटाना चाहिए। पर दीदी बड़ा प्यार है तुम दोनों में। एक प्रेम के कारण अपनी भूख मारकर बड़ी बहन को खिलाती है और बड़ी बहन छोटी बहन को धर्म का मार्ग दिखाती है। छोटी का प्रेम अनूठा है और बड़ी का धर्म ऊंचा है। बहुत अच्छी बात है। बाबा, आपने तो घर की परिस्थिति बिना बताए ही जान ली और मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है बेटा। प्रेम से ऊंचा और कोई धर्म नहीं। भिक्षुक भोजन समाप्त करने के बाद उठकर टीना और रीना से कहता है, मैं तुम दोनों की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? बाबा, इस गांव में एक महामारी फैली हुई है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है पिछले 3 वर्षों से। बस आप उसे ठीक करने का कोई मार्ग बताएं। वो भिक्षुक कुछ सोचकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों जुड़वा बहनों को एक ढाबा देता हूँ। तुम दोनों इसमें जो भी खाना बनाओगे वो लोगों के रोग को हर लेगा और उनकी सेहत में वृद्धि लाएगा। लेकिन क्या बाबा? ये तभी हो पाएगा जब कोई साफ मन से और दया भाव को समझने वाला उस खाने को बनाएगा। अगर कोई पाखंडी उसका प्रयोग करेगा तो उसकी सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे बाबा। तभी जहाँ उन दोनों की कुटिया थी उसके सामने ही एक ढाबा प्रकट हो गया और वो भिक्षुक मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। चलो दीदी, अब हम इस ढाबे में काम शुरू करते हैं और लोगों का रोग खत्म कर देते हैं। हाँ, अब तुम्हें और मुझे अभाव में नहीं जीना पड़ेगा। दोनों बहनें अपने ढाबे में काम शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में पकवान बन जाते हैं। ढाबे को देखकर मालती और अमृता वहाँ आ जाती हैं। अरे टीना, क्या बात है? ये ढाबा कहाँ से उगाया? हाँ, मानो कोई जादू हो गया हो। अरे मालती मौसी, खा कर देखिए, आपका ये जो सारा रोग है ना, इस सब मिट जाएगा और कोई ज्यादा पैसे भी नहीं देना है आपको इसके लिए। हाँ, 2 समय का खाना यहीं से ले जाइएगा। जितना आपके खाने का खर्च है उसी खर्चे में हम आपको ढाबे में खिलाएंगे। अच्छा, क्या सही में? लाओ, तब खिला दो हमें भी। टीना और रीना ने उनके खाने के लिए वहाँ 2 प्लेट लगा दिए। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, मानो उनके शरीर के सारे रोग ठीक हो गए और दोनों को एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। ये तो चमत्कार से कम नहीं है बिटिया। पूरा गांव रोग से ग्रसित है। हमें और खाना दे दो घर ले जाने के लिए बिटिया। हम पैसे कल दे देंगे। जी मौसी, आपके पास जब हो तब पैसे दे जाइएगा। आप बस घर की सेहत पर ध्यान दीजिए और पैसे आप कभी भी देकर जाइएगा। 1 महीना बीत चुका था। अमृता और कुछ गांव के लोग ढाबे के बाहर खाने के लिए लाइन में खड़े थे कि तभी प्रधान हाथ में कुछ कागज लेकर वहां आया। क्या बात है रीना और टीना, बहुत ठिठोली हो रही है। अब इससे भी आपको दिक्कत है क्या? रीना, शांत हो जाओ। अरे बेटिया, रीना को क्यों रोकती हो? सही तो कह रही है ये। सुना है सबकी सेहत ठीक होने लगी है, तभी पलटकर इतने जवाब निकल रहे हैं। प्रधान, तुम दवाइयों के बदले हम सब से अपने खेतों में काम भी तो करवाते थे। हाँ मौसी, इनके कहने के हिसाब से तो लगता है जैसे कि इन्होंने पूरा गांव ही खरीद कर रखा हो और गांव के सब लोग इनके गुलाम हो। आप सब थोड़ा शांत हो जाइए। हमें रोग ठीक होने के कारण खुश होना चाहिए। आप लोग इस दिशा में सोचिए और आपस में झगड़ा करना बंद कर दीजिए।
अभी के अभी तुम सबके मुंह पर ताला लगाता हूँ। ये कागज देखो। प्रधान टीना और रीना को वो कागज दिखाता है। क्या बात है बिटिया? ये दोनों क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। इनके पिता ने गुजरने से पहले मुझसे उधार लिया था और उधार ना चुका पाने के कारण ये जमीन अब मेरी होती है। मैंने इनकी गरीबी देखकर कुछ कहा नहीं, पर अब ये जमीन मुझे वापस चाहिए। ये असली है, तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर हैं इस पर। हस्ताक्षर? क्या हुआ मौसी? मालती इसीलिए चौंक गई है क्योंकि तुम्हारे पिता लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो अंगूठा छाप थे। छे, तुम दोनों बढ़िया मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। प्रधान, बहुत बोल लिया आपने, अब यहाँ से चले जाइए। संयम रखने की भी एक सीमा होती है। टीना जो कभी गुस्सा नहीं करती थी, उसे गुस्से में देख रीना की आंखें खुली की खुली रह गईं और बाकी लोगों की भी। देख लूंगा तुम सबको, ये कहकर प्रधान वहां से चला गया। कई दिन बीत चुके थे और रात की चांदनी धरती को प्रकाशित कर रही थी। प्रधान ढाबे के पास मुंह ढके हुए आया था और वही रसायन का डिब्बा लेकर ढाबे में घुस गया। अब इन अनाजों पर भी मैं ये रसायन छिड़क दूंगा ताकि जो यहाँ खाए उसे रोग लग जाए। फिर देखता हूँ कि कितनी आवाज निकलती है इन गांव वालों की। प्रधान ढाबे के अनाज पर रसायन छिड़क देता है। तभी वहाँ खटपट की आवाज सुनकर रीना आ जाती है। कौन हो तुम? चोर चोर चोर! प्रधान वहाँ से भाग जाता है। टीना रीना की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। क्या बात है रीना, क्या हुआ? कोई चोर यहाँ खड़ा था और मुझे देखते ही भाग गया। कुछ चोरी तो नहीं हुई ना? पर ये गंध कैसी है? दोनों अनाजों को देखते हैं तो उसमें से रसायन की गंध आ रही होती है। दोनों ने अगली सुबह मालती और अमृता को ये दिखाने के लिए बुलाया। क्या बात है टीना, ये अनाज देखिए मौसी, इस पर रसायन छिड़का गया है और गांव के रोग की वजह भी यही रसायन है। पर ये तुम्हें कैसे पता? वो बात ऐसी है मौसी जी की। टीना ने बाबा के वरदान के बारे में सारी बातें बताई और उसने बताया कि अब वो सारे रोगों को समझ सकती है और उनका निवारण कर सकती है। अच्छा, तो ये बात है, पर ये किया किसने है? ये जानने के लिए आप सबको मेरी योजना को मानना होगा। कुछ देर के बाद वहाँ प्रधान आ जाता है। ढाबे में बैठे सभी लोगों का पेट दर्द कर रहा होता है और प्रधान ये देखकर कहता है, देखा इन बहनों का साथ देने का नतीजा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कोई रोग का निवारण नहीं है। इस रोग की दवाइयाँ बस मेरे पास हैं। प्रधान, कुछ दवाइयाँ दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। लो दवाइयाँ। लगता है बहुत तैयारी में आए हो प्रधान जी। आपको कैसे पता कि यहाँ दवाइयों की जरूरत लगेगी? वो मैं तो बस यूं ही साथ लेकर घूमता हूँ, ना जाने कब काम आ जाए तो काम आ गई। तो वो जो चिंटू लेकर आ रहा है वो क्या है? चिंटू नाम का बच्चा वही रसायन का डिब्बा लेकर आया था जो कल प्रधान छिड़क रहा था। कुछ ध्यान आया? पर मुझे लगा कि तुमने मुझे देखा नहीं। अब मेरा शक सच में बदल गया, यानी कल जो चोर घर में घुस आया था वो आप थे। रीना ने रात में जो डब्बा देखा था, मैंने बस उसी की तरह दिखने वाले डब्बे का बंदोबस्त किया और आप खुद ही फंस गए। इतने सालों से आपने हमें यूं ही रोगग्रस्त किया और दवाइयाँ देकर महान बनते रहे। निकल जाओ इस गांव से। प्रधान वहाँ से भाग निकला। इस घटना के बाद गांव में कभी रोग के कारण किसी को दिक्कत नहीं हुई और जादुई ढाबा चल पड़ा। बहुत पुरानी बात है। 7 समुंदर पार एक खूबसूरत राज्य था जहाँ के राजा और रानी अत्यंत दयालु थे। राजा और रानी के 7 बेटे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर में एक लड़की का जन्म हो, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। एक रात जब राजा और रानी खाना खाने के बाद नदी के किनारे टहल रहे थे तो उन्हें नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी। राजा ने तुरंत सेवक को नदी में भेजकर उस टोकरी को अपने पास मंगवाई। पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान कर दिया।
इस लड़की को हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। लड़की का भविष्य बताने के लिए राज्य के सबसे अनुभवी ज्योतिष को बुलाया गया। महाराज, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लड़की के कदम आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। पंडित जी, जो भी बात है खुलकर बताइए। महाराज, जैसे जैसे ये लड़की आपके परिवार में बड़ी होगी, आपके 7 बेटों की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो पंडित? क्या तुम होश में तो हो? सिपाहियों, ये पंडित को महल के बाहर निकाल दो। राजा ने ज्योतिष की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़की का पहला जन्मदिन आया तब राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्योतिष की बात याद आई। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को ज्योतिष को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन सेवक खाली हाथ लौट आया। महाराज, कुछ दिन पूर्व ही ज्योतिष की मृत्यु हो चुकी है। मुझे पता लगा है कि उसका एक भाई पड़ोस के राज्य में रहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे उस पड़ोसी राज्य से बुला लाऊं। हाँ, अवश्य ही उसे बुला कर लाओ। दूसरे राज्य से ज्योतिष को बुलवाया गया। मेरे भाई की भविष्यवाणी सही है। अब हमें विश्वास हो गया है पंडित जी, लेकिन अब आगे का रास्ता बताइए। अगर आपकी बेटी को आग के गोल घेरे में बड़ा किया जाए तो उसकी उम्र बढ़ने पर आपके बेटों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे, आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। एक छोटा सा घर बनाया गया और उसे बहुत बड़े आग के गोल घेरे में बंद कर दिया गया। लड़की, जिसका नाम वनीला रखा गया था, आग के गोल घेरे में बड़ी हुई। कई वर्ष बीत गए, आग निरंतर जलती रही। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाली। छोटे भाइयों, वक्त आ गया है कि अब हम अपनी बहन को आग के घेरे से बाहर निकालें और उसका विवाह करके उसे सामान्य जीवन जीने दें। ठीक कहा बड़े भाई, बेचारी बहन आग की तपिश से तंग आ चुकी होगी। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुँचे। बहन, वक्त आ गया है कि तुम इस आग के घेरे से बाहर निकलो। हाँ भाई, मुझे दुनिया देखनी है। आखिर कब तक मैं बंद गोल घेरे में कोल्हू की बैल की तरह पिसती रहूंगी। वनीला को बाहर निकाला गया। वनीला ने पहली बार फूल, तितलियां, नदियां देखी। अचानक वनीला की नजर एक बगुले पर पड़ी। वाह, कितना सुंदर पक्षी है। उस पक्षी को क्या बुलाते हैं? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। मैं बगुलों के राजकुमार से शादी करूंगी और किसी से नहीं। अरे लेकिन हम बगुलों को राजकुमार कहाँ से लेकर आएंगे? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से। एक भाई राज्य संभालने के लिए रुका और बाकी 5 बगुलों के राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो कोसों दूर तक गए, लेकिन उन्हें बगुलों का राजकुमार नहीं मिला। अरे भैया, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। यदि जल्दी हम घर नहीं लौटे तो हम सब रास्ते में ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बगुलों का राजकुमार ढूंढे बिना नहीं लौट सकते, क्योंकि अगर हम खाली हाथ लौटे तो हमारी बहन को बहुत निराशा होगी। 5 भाइयों ने खोज जारी रखी। जंगल में उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिला। क्या आप बता सकते हैं कि बगुलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, यहाँ से दक्षिण दिशा में 50 कोस जाओ, वहाँ बगुलों का राज्य है। 5 भाई दक्षिण में 50 कोस चले। वो एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ सब कुछ सफेद था। सफेद रंग के मकान, सफेद मिठाइयाँ और सारे लोग भी सफेद कपड़े पहने हुए थे। पूछने पर पता लगा कि वहाँ बगुलों का राजकुमार राज्य करता है। 5 भाई राजमहल पहुँचे और बगुलों के राजकुमार को अपनी समस्या बताई। अरे राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए, वरना वो जीवन भर कुमारी रहेगी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी मूर्ख लड़की से शादी नहीं करना चाहता। बगुला एक बुद्धिमान और चालाक पक्षी होता है और मैं बगुलों का राजकुमार हूँ, इसलिए तुम्हारी बहन को साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है, तभी मेरा और उसका विवाह संभव होगा। अरे निश्चित ही हमारी बहन बुद्धिमान। आप उसे यहाँ बुलाएं और स्वयं जांच लें। बगुलों के राजकुमार ने 5 भाइयों की अच्छी खातिरदारी की।
उन्हें ठहरने के लिए एक विश्राम कक्ष दिया गया। पांचों भाइयों ने अपनी बहन को पत्र लिखकर बगुलों के राजकुमार के पास बुलाया। जब पत्र वनीला को मिला तो वो बेहद खुश हुई और चलने की तैयारी करने लगी। उसने राज्य संभाल रहे भाई से कहा, भाई, मुझे एक घोड़ा, 2 सेविकाएं और कुछ सैनिकों की आवश्यकता है। मैं प्रातःकाल ही बगुलों के राजकुमार के राज्य की तरफ निकलूंगी। भाई ने सारी व्यवस्था कर दी। रास्ते में वनीला को घोड़े पर बैठे बैठे नींद आने लगी। 2 सेविकाओं में एक बूढ़ी सेविका थी और दूसरी उसकी जवान बेटी। बूढ़ी सेविका ने सोचा, कितना अच्छा हो अगर वनीला की जगह मेरी बेटी की शादी बगुलों के राजकुमार के साथ हो जाए। उसने सैनिकों को लालच दिया, सुनो भाइयों, तुम ये जानते ही होगे कि मैं महल की प्रधान सेविका हूँ और मेरी खजांची से जान पहचान भी है। मैं तुम लोगों को महल के खजाने में से 1-1 किलो सोना दिलवा दूंगी अगर तुम मेरा एक काम करो। कैसा काम? राजकुमारी वनीला इस समय सो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी दलदल में फेंक दो ताकि मेरी बेटी का विवाह बगुलों के राजकुमार से संपन्न हो सके। सैनिकों ने सोने के लालच में ऐसा ही किया। उन्होंने जंगल में पड़ने वाली एक दलदल में वनीला को फेंक दिया। वनीला हाथ पैर छटपटाती रही और सेविकाएं और सैनिक जल्दी जल्दी में वहां से खिसक लिए। सेविका की बेटी, जो कि एक लालची और मूर्ख लड़की थी, बगुलों के राजकुमार के पास पहुंच गई। मैं 7 भाइयों की बहन हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले कुछ पहेलियां पूछकर ये जांच लूं कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। पहली पहेली सुनो। वो कौन सी 3 शाखाएं हैं जिन्हें जोड़ा या गुणा करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है? सेविका की बेटी का मुंह बंद रह गया। तुम्हारे भाई तो तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तुम इतनी सरल पहेली का जवाब भी नहीं दे पाई। सैनिकों, उन 5 भाइयों को बुलाओ। 5 भाइयों को बगुलों के राजकुमार के सामने लाया गया। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है। ये तो साधारण गणित भी नहीं जानती। अरे राजकुमार जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये लड़की हमारी बहन नहीं है। हे भगवान, फिर से झूठ। सैनिकों, इन 5 को कारागृह में डाल दो और कुछ दिनों बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन 5 भाइयों की असली बहन मैं हूँ। पहेली का जवाब देकर साबित करो। वो कौन सी 3 शाखाएं हैं जिनको जोड़ा या गुणा करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है? 1, 2 और 3। अरे अरे भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। अगर तुम इन भाइयों की बहन हो तो ये लड़की कौन है? ये मेरी सेविका की बेटी है। रास्ते में इन माँ बेटी ने मिलकर मुझे दलदल में फेंकवा दिया। वो तो एक गडरिया ने मेरी जान बचा ली और मैं यहाँ तक आ पहुँची। बगुलों के राजकुमार ने सेविका और उसकी बेटी को कारागृह में डाल दिया। उसके